हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए, लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए और आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो ये सेंटेंस मैंने जो सेलेक्ट किए हैं ये सभी सेंटेंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड ये सेंटेंस करेक्शन है। और इनको यदि आप सही तरीके से करते हैं, इनको आप सीखते हैं, तो सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट आपका, इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट, फिलअप्स और क्लोज टेस्ट, ये चारों पार्ट आपके कवर होंगे। और इसी तरह के सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस है और आजकल थोड़ा सा अलग तरीके से आने लगा है, इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। एसएससी सीजीएल में 4 पार्ट होते हैं, बैंकिंग में 5 पार्ट होते हैं, और आजकल के न्यू पैटर्न में क्या हुआ है कि ये सारे पार्ट्स नीचे दिए हुए रहते हैं, ऊपर पूरा सेंटेंस दिया हुआ रहता है जिसमें ये पार्ट्स में डिवाइड नहीं रहता, और नीचे अलग अलग पार्ट्स उसके दिए रहते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना रहता है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो इस तरह से पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन पैटर्न से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और ग्रामेटिकली आप स्ट्रांग हैं, तो किसी भी पैटर्न में आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट मस्ट लर्न टू कीप अवे फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सो दे कैन ग्रूम टू बी लाइक इसरो। देखिए, इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं। सबसे पहले इसमें समझिए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इस सेंटेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट को सीखना चाहिए दूर रहना। किस चीज़ से दूर रहना? रिसर्च इंस्टीट्यूशन से दूर रहना, उसमें इंटरफियर नहीं करना, ताकि उनको इसरो, जो हमारा संस्थान है इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत माना हुआ, बहुत रेपुटेड संस्थान है, उसकी तरह रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ग्रूम किया जा सके। यदि गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर करेगी तो उन रिसर्च इंस्टीट्यूट को उतने अच्छे तरीके से, इसरो की तरीके से ग्रूम नहीं किया जा सकेगा। अब एक सेंटेंस देखिए, अब इसमें देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ग्रूम किया जा सके, यानी उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो अपने आप ग्रूम नहीं होंगे, उनको ग्रूम किया जाएगा किसी पार्टी के द्वारा, किसी एजेंट के द्वारा। और यहां पर एजेंट का मेंशन आ रहा है, और एजेंट किस में आता है? एजेंट हमेशा आता है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शंस में, एक्टिव वॉइस में एजेंट नहीं आता, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो एजेंट होता है वही डूअर होता है। अब आप देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट लर्न टू कीप अवे फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट को ये सीखना चाहिए कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो दूर रहे। उसका इफेक्ट क्या होगा? सो दे कैन बी ग्रूम्ड, ताकि उनको ग्रूम किया जा सके। किसकी तरह? इसरो की तरह, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आप बोलेंगे सो दे कैन बी ग्रूम्ड, यहां पर आप बोलेंगे सो दे कैन बी ग्रूम्ड। ठीक है, कैन बी के बाद यहां थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शंस में हमेशा वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो दे कैन बी ग्रूम्ड, सो दे कैन बी ग्रूम्ड, ये इसका आपका सही तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। और इसका आंसर होगा आपका सी, क्योंकि सी पार्ट में गलती है, तो सी इसका आंसर आपका होगा, और ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो एक्टिव पैसिव वॉइस में होते हैं काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। और एसएससी सीजीएल में तो एक्टिव पैसिव वॉइस का पूरा एक अलग से सेक्शन शुरू किया है, उसके 5 या 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इस बार। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं, बुकीज एंड गैम्बलर्स। बुकीज एंड गैम्बलर्स जो मैचेस को फिक्स करते हैं, जिनको मैच फिक्सर्स बोलते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में, कई प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे मैच फिक्सिंग में, जैसे एक था श्रीशांत, और बहुत सारे लोग थे। काफ़ी सारे खिलाड़ियों पे आरोप लगे थे मैच फिक्सिंग के। तो बुकीज वही लोग होते हैं जो मैच फिक्स कराते हैं। तो बुकीज एंड गैम्बलर्स आर इंक्रीजिंगली कंसर्न दैट यूके विल ऑप्ट टू स्टे इन द EU। तो EU का भी आपने नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन, जिससे अभी ब्रिटेन अलग हो रहा है, जिसको हम ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो इसके बारे में कंसर्न है वो बुकीज और गैम्बलर्स। तो इस पूरे सेंटेंस में देखिए गलती दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर इसमें गलती हो सकती है। तो बहुत सटल और बहुत माइनर मिस्टेक है। इसमें जो गलती है वो यहाँ पर है।
इस यूके से पहले आपको यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा, दा यूके। ये जितने भी वर्ड हैं जिसमें यूनाइटेड आता है और रिपब्लिक आता है, इनसे पहले हम दा लगाते हैं। द यूके, द यूएसएसआर, द यूएसए, इनसे पहले हम दा लगाते हैं। तो ये ही एक इसमें माइनर मिस्टेक है, तो इसमें आंसर आपका होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे वुड लर्न टू कुक एंड ईट इंडियन फूड, एक्सपीरियंस्ड इंडियन कल्चर थ्रू द मैनी इवेंट्स ही ऑर्गेनाइज्ड और ट्रेवल विद हर टू पुणे। देखिए इसमें पास्ट की बात हो रही है। ये जो हम वुड लगाते हैं, वुड के थ्रू हम पास्ट इंसिडेंट्स को बताते हैं, पास्ट में क्या हुआ। दे वुड लर्न टू कुक एंड ईट इंडियन फूड, मतलब वे लोग इंडियन फूड को बनाना सीखते थे और उसको खाते थे। एक्सपीरियंस इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करते थे। किसके द्वारा? थ्रू द मैनी इवेंट्स ही ऑर्गेनाइज, और जो काफ़ी सारी इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करती थी कोई लेडी, उसके थ्रू इंडियन कल्चर को जानने की कोशिश करते थे और ट्रैवल करते थे पुणे के लिए, टू ट्रैवल विद हर टू पुणे, पुणे तक जाते थे। तो इसमें पास्ट की कई सारी इंसिडेंट्स को एक साथ बताया जा रहा है। ठीक है, यहां पर ये जो वर्ब लगी है, ये जो वुड है, और वुड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, वुड लर्न टू कुक एंड ईट, टू कुक एंड ईट। तो सारी वर्ब ये टू के बाद ये जो सारी वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो यहां पर ये वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, ये वर्ब गलत है, इसको आपको बोलना पड़ेगा एक्सपीरियंस। दे वुड लर्न टू कुक एंड ईट एंड एक्सपीरियंस एंड ट्रैवल, इस तरह से होंगे। सारी जो वर्ब्स होंगी वुड के बाद, जितनी भी वर्ब्स जुड़ी हुई हैं वो सारी सेम फॉर्म में आएंगी, जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। वुड के बाद जो भी वर्ब आएंगी, वुड लर्न टू, ये तो एक फ्रेज हो गया कि वुड लर्न टू। अब वुड लर्न टू के बाद जितनी भी वर्ब्स आएंगी वो सारी एक ही फॉर्म में आएंगी, कुक, ईट, और यहां पर आप बोलेंगे एक्सपीरियंस इंडियन कल्चर थ्रू द मैनी इवेंट्स ही ऑर्गेनाइज्ड और ट्रैवल विद हर टू पुणे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, और इसमें गलती होगी आपकी बी पार्ट में। ठीक है, इस तरह से होगा ये। अब आप देखिए ये वाला पार्ट, पार्ट 4। ऑल्दो एलियनेयर was a talented historian, her research transcended the boundaries of history and incorporated perspective of sociology, political science and philosophy। इसका मतलब ये है कि एलियनेयर जो व्यक्ति है वो एक टैलेंटेड हिस्टोरियन था, लेकिन उसकी जो रिसर्च थी उसने इन सब्जेक्ट की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर दिया। ट्रांसेंडेड का मतलब है क्रॉस कर दिया। उसकी रिसर्च जो थी इतने हाई लेवल की थी, इतने उच्च स्तर की थी कि उसने इन सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर दिया। एंड इनकॉर्पोरेटेड पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड फिलॉसफी। देखिए पर्सपेक्टिव का मतलब होता है विचारधारा या ओपिनियन। ठीक है, तो यहां पर चूंकि कई सब्जेक्ट आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, फिलॉसफी आ रहा है और आपका सोशियोलॉजी आ रहा है, तो इसलिए पर्सपेक्टिव्स मैं यहां पर बोलूंगा, पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि चूंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो इसलिए उनसे मिलती जुलती विचारधाराएं हो जाएंगी बहुत सारी, तो इसलिए यहां पर मैं बोलूंगा पर्सपेक्टिव्स, ना कि पर्सपेक्टिव। देखिए कितनी सटल मिस्टेक है और कितनी माइनर मिस्टेक है, और इस तरह के सेंटेंस बहुत एग्जाम्स में आते हैं, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम में इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई मदर अग्रीड विद माई गोइंग टू न्यू दिल्ली अलोन फॉर माई फाइनल एग्जामिनेशन। मेरी मदर मेरे दिल्ली अकेले जाने पर एग्री हो गई। मेरी मदर एग्री हो गई किस, देखिए एग्री के साथ दो चीजें आती हैं, एक होता है एग्री विद और एक होता है एग्री टू। तो एग्री विद हम लगाते हैं पर्सन के साथ और एग्री टू हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी घटना या इंसिडेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पर उसकी मदर एग्री किस चीज से है? किसी विचार के साथ एग्री है, वो किसी व्यक्ति के साथ एग्री नहीं है। और विचार क्या है कि उसका नई दिल्ली जाना, अकेले नई दिल्ली जाना फाइनल एग्जाम के लिए, ये एक विचार है और विचार को वो एग्री करती है, उसकी मदर उसको अप्रूव करती है। तो इसलिए यहां पर आप लगाएंगे एग्री टू, यहां पर विद नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर कोई भी पर्सन नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से इसका आंसर आपका होगा ए। और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है ये, और अच्छा सेंटेंस है ये। इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं, पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दीज डिवाइसेस ट्रांसलेट डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड टू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस। ठीक है, ये जो डिवाइसेज हैं ये डेटा और प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देती हैं जिसको कि ये व्यक्ति समझ सकता है और जिसको कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अब देखिए, ट्रांसलेट डेटा एंड प्रोग्राम, ट्रांसलेट जो वर्ड है, ट्रांसलेट, ब्रेक और आपका चेंज, इन सभी वर्ड्स के बाद, ट्रांसलेट, ब्रेक और चेंज, इन सभी वर्ड्स के बाद हम लगाते हैं इनटू, टू नहीं लगाते। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू, चेंज इनटू, ब्रेक इनटू, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। अब यहां पर ये एक एक्स्ट्रा फ्रेज भी दे दिया है, दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, इसलिए आपको ये पता नहीं पड़ा कि यहां पर ये इनटू है या टू है। लेकिन अगर ट्रांसलेट के जस्ट बाद में टू लगा देता या एग्जामिनर लगा देता तो आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेते। लेकिन चूंकि बीच में ये फ्रेज दे दिया है, इसलिए इसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जाम में। ये जो फ्रेज दिया है ये बीच में डाल दिया है, और यहाँ पर आपका होगा इनटू, क्योंकि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट इनटू। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर मेहता हैज बीन सेंटेंस्ड टू 3 years imprisonment फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन द बैंक। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि फंड को आपने सही तरीके से यूज नहीं किया, मिसयूज किया, और उसको सही तरीके से जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस के लिए उसको यूज नहीं किया, उसको गलत तरीके से यूज किया। ये होता है मिस अप्रोप्रिएशन। तो यहां पर देखिए, यहां पर गलती क्या है। ठीक है, सेंटेंस्ड का मतलब है मिस्टर मेहता हैज बीन सेंटेंस्ड, मतलब उनको सजा मिली है, सजा दी गई है। देखिए, ये जो कंपाउंड नाउन होती है जिसमें बीच में हाइफन लगा रहता है यहां पर, इसमें ये है आपका इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल नाउन आप बोल सकते हैं इसको। 3, 4 जैसे जो भी होते हैं। तो इस न्यूमेरल के बाद जो नाउन यहाँ पर आती है वो आती है सिंगुलर में, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन होती है। और कंपाउंड नाउन में हम इस वाली जो नाउन है, जैसे यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं हमेशा सिंगुलर में। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3 year imprisonment, 3 year imprisonment। ठीक है, और ये कंपाउंड नाउन जो होती है इसकी निशानी ये है कि इसमें हाइफन लगा रहता है बीच में, 3 और ईयर्स के बीच में इसमें हाइफन लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें ईयर्स जो होगा उसको हम सिंगुलर में लिखेंगे। कोई सा भी इस तरह का कंपाउंड नाउन हो, जैसे 5 year प्लान या 3 point स्कीम, इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको। तो उसमें आप डिजिट्स जो होगी, न्यूमेरल जो होगा, उसके बाद जो नाउन होगी उसको आप सिंगुलर में रखेंगे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द गवर्नमेंट बैंड यूज ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एज ए फूड एडिटिव following a Center for Science and Environment study that found its presence in breads। गवर्नमेंट ने पोटेशियम ब्रोमाइड को बैन कर दिया एज ए फूड एडिटिव। किसी फूड में एज ए एडिटिव में वो नहीं डाल सकते आप उसको, क्योंकि वो सही नहीं है हेल्थ के लिए। तो यहां पर गलती इसमें है आपका। ये जो वर्ड है ब्रेड्स, ये हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। और यदि आप, क्योंकि ब्रेड में तो सभी ब्रेड आ जाती हैं, और यदि आप ब्रेड के एक पीस की बात कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे पीस ऑफ ब्रेड या लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरह से आप बोलेंगे उसको। तो ब्रेड में कभी भी हम एस नहीं लगाते, ब्रेड सिंगुलर में ही यूज होती है, इस तरह से हम उसमें एस नहीं लगाते। और अगर पीसेस की आप बात कर रहे हैं तो लोफ्स ऑफ ब्रेड या पीसेस ऑफ ब्रेड आप इस तरह से बोल सकते हैं। बहुत सारी नाउन होती हैं जो प्लूरल में यूज नहीं होती, जैसे एडवाइस है, आपका सीनरी है, पोइट्री है। इनके लिए आप पीस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, पीसेस ऑफ पोइट्री, पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एस हम नहीं लगाते, और ब्रेड में भी हम एस नहीं लगाएंगे, और आपका जो आंसर होगा वो होगा डी।
तो इस तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे, आपके आईबीपीएस क्लर्क में भी और आईबीपीएस बैंक पीओ में भी इसी तरह के एग्जाम आएंगे। एसएससी सीजीएल में भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, केवल अंतर इतना है कि उसमें 4 पार्ट होते हैं, इसमें 5 पार्ट हैं, उसमें नो एरर वाला पार्ट मिला के 4 पार्ट होते हैं। डी वाला जो होता है वो नो एरर होता है उसमें। तो इस तरह के सेंटेंस, और एसएससी सीएचएसएल जो है उसमें तो थोड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ सीजीएल में आपके इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिड टॉक्स ऑफ एन AICC reshuffle and the revamp of India's oldest party, Rahul Gandhi has once again left for foreign shores। इसका मतलब ये है कि AICC का मतलब है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और उनके बीच में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को रीसफल किया जाए, किस तरीके से रीवैम्प किया जाए, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि कांग्रेस की हालत सही नहीं है इस समय, और बीजेपी टॉप पर है। मतलब कांग्रेस में वो लीडरशिप वाले अभी मिनिस्टर्स नहीं हैं, तो उसको रीसफल किया जा रहा है, मिनिस्टर्स को इधर उधर किया जा रहा है, लीडर्स को इधर उधर किया जा रहा है, और रीवैम्प किया जा रहा है, उसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। और अमिड का मतलब है उसके बीच में, अमिड टॉक्स ऑफ एन AICC रीसफल एंड रीवैम्प ऑफ इंडियंस ओल्डेस्ट पार्टी, मतलब इस बातचीत के बीच में, जब ये बातचीत चल रही है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसके बीच में राहुल गांधी एक बार फिर फॉरेन यात्रा पर चले गए हैं, विदेश यात्रा पर चले गए हैं। ये इसका मतलब है इस सेंटेंस का। तो इसमें गलती जो है वो यहां पर है। इसमें गलती यहां पर आप बोलेंगे इंडियाज ओल्डेस्ट पार्टी। ये पार्टी जो है वो इंडियंस की नहीं है, जबकि इंडिया की है। ठीक है, इंडियन वर्ड नहीं आएगा यहां पर ये वर्ड गलत है, इंडियंस। इंडियाज ओल्डेस्ट पार्टी, इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी है, इंडियंस की ओल्डेस्ट पार्टी नहीं है। ठीक है, पार्टी बिलोंग करती है इंडियंस को, लेकिन इंडिया की पार्टी है वो। तो वहां पर एप्रोप्रिएट आपका जो वर्ड होगा वो होगा इंडियाज। देखिए, इस तरह के सेंटेंस आपके, अगर इस तरह के सेंटेंस आप सीखते हैं तो आपको क्लोज टेस्ट में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम फिलअप्स जो आते हैं, फिलअप्स में भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं, उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द कपल हैड बीन इन द रन फॉर ओवर 2 weeks आफ्टर देयर नेम्स सरफेस्ड इन द केस। इस सेंटेंस का पहले मतलब समझते हैं, मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब एक कपल था, कपल मतलब 2 लोग थे, पति और पत्नी, उनका जब नाम केस में आया, उसके बाद वो 2 वीक तक फरार रहे, घूमते रहे इधर उधर, और पुलिस की पकड़ में नहीं आए। पुलिस ने उनको बाद में पकड़ा, मतलब उनका नाम आने के बाद 2 वीक तक वो घूमते रहे, और 2 वीक के बाद पुलिस ने उनको पकड़ा। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहां पर गलती क्या है, देखिए कितना डिफिकल्ट है इस सेंटेंस को पता लगाना। यदि आपको नॉलेज नहीं है और यदि आपको फ्रेजेस की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप इसको पता नहीं लगा सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें नो एरर लगा के आएंगे, और नो एरर उनका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, द कपल हैड बीन ऑन द रन। जब फरार कोई व्यक्ति होता है और इधर उधर भागता रहता है गिरफ्तार होने से बचने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द रन। इन द रन नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं ऑन द रन। तो द कपल हैड बीन ऑन द रन, इस तरह से आप सेंटेंस बोलेंगे, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए सेंटेंस नंबर 11 देखते हैं। इंडिया सेट फोर्थ ऑन ए पाथ टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। इंडिया सेट फोर्थ मतलब इंडिया निकल पड़ा, किसी यात्रा पर निकल पड़ा। इंडिया सेट फोर्थ ऑन ए पाथ टू। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस भी बहुत टफ है, लेकिन ये टिपिकल बैंकिंग सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस बहुत कॉमनली आपके बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। इसमें सिंपल सा मिस्टेक ये है कि यहां पर आपको ऑन ए पाथ टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, और यहां पर प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बाद आप लगाएंगे, यहां पर आप लगाएंगे वर्ब की ING फॉर्म। वर्ब की आप ING फॉर्म लगाएंगे। प्रपोजिशनल फ्रेजेस जितने भी होते हैं
उन सभी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। ये टू से कंफ्यूज मत होइए, ये टू प्रपोजिशनल फ्रेजेस में भी आता है और दो वर्बों को जोड़ता भी है। तो यहाँ पर दो वर्बें हम जोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद एक वर्ब आ रही है। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद एक वर्ब आ रही है और इस वर्ब को मैं रखूंगा आईएनजी फॉर्म में, जस्ट टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इंडिया सेट फोर्थ ऑन ए पाथ टू लिबरलाइजिंग इट्स इकोनॉमी, इस तरह से मैं बोलूँगा। और इसी तरह के बहुत सारे फ्रेजेस हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ, बहुत सारे हैं इस तरह से। तो जितने भी प्रपोजिशनल फ्रेजेज जो होते हैं इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और डिस्पाइट के बाद भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि डिस्पाइट जो होता है जिसका मतलब होता है इसके बावजूद, वो होता है इन स्पाइट ऑफ के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके का एक मुझे याद आ रहा है कमिटेड टू, कमिटेड टू के बाद भी हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू, इसको आप ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। और लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है किसी की उम्मीद करना या किसी की आशा करना, खुशी के साथ किसी चीज के होने की आशा करना या उम्मीद करना, उसको हम बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। तो ये जितने भी फ्रेजेस मैंने आपको बताए इन सभी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लाइसेंस राज was took apart, the rupee was made convertible, the trade policy was overhauled and India was ineluctably altered। मतलब इसमें पास्ट की 3 या 4 घटनाओं की बात हो रही है कि लाइसेंस को टुक अपार्ट का मतलब है कि उसको ख़त्म किया गया। वैसे तो टुक अपार्ट का मतलब है कि उसको हरा दिया गया, उसको मात दे दी गई। तो यहाँ पर लेकिन टुक अपार्ट का मतलब निकलेगा कि लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, रुपी वॉज मेड कन्वर्टेबल, रुपी को कन्वर्टेबल बना दिया गया, ट्रेड पॉलिसी को ओवरहॉल किया गया और इंडिया को ऑल्टरेट किया गया। तो इस तरह से 4 इसमें घटनाएं दी हुई है पास्ट में। और आप ध्यान दीजिए कि चारों की चारों घटनाएं इसमें देखिए वॉज लगा हुआ है और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये वॉज और थर्ड फॉर्म देखिए, इसमें भी होगा, इसमें भी देखिए वॉज और थर्ड फॉर्म। ठीक है, वॉज और थर्ड फॉर्म, और इसमें भी होगा देखिए वॉज और थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में हम इजेमर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये जो है ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये है V2 सेकेंड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म होगी टेकन अपार्ट, टेकन अपार्ट। ठीक है, तो उस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा आपका ए। और इनइलेक्टेबल का मतलब है जिससे आप बच नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो अपरिहार्य है, जो जरूरी है, ये उसका मतलब है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है इसका मतलब। तो ये टिपिकल बैंकिंग सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए डेफिनेटली ये यूजफुल रहेगा वीडियो और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह है सेंटेंस नंबर 13। द नीड फॉर ए पॉलिसी शिफ्ट बिकेम एविडेंट मच अर्लियर एज मैनी कंट्रीज इन ईस्ट एशिया अचीव्ड हाई ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन through policies which emphasized greater export orientation and encouragement of the private sector। देखिए इसमें एक वर्ड आया है यहाँ पर मच अर्लियर। तो सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, मतलब ये वाली जो घटना है, ये फर्स्ट वाली जो घटना है, ये वाली जो घटना है ये पहले हुई है और आपका ये वाली जो घटना है ये बाद में हुई है। ठीक है, द नीड फॉर ए पॉलिसी शिफ्ट बिकेम एविडेंट मच अर्लियर, मतलब पॉलिसी शिफ्ट का जो डिसीजन था या जो सोच विचार आ रहा था वो पहले ही आ चुका था, उसके बाद में ये घटना जो हुई है उसके बाद में हुई है। एज मैनी कंट्रीज इन ईस्ट एशिया अचीव्ड हाई ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू पॉलिसीज। ठीक है, द नीड फॉर ए पॉलिसी शिफ्ट बिकेम एविडेंट मच अर्लियर, मतलब ये वाली घटना इस घटना से पहले हुई है, ये घटना बाद में हुई है।
तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इसको लिखना चाहिए, इस वाले सेंटेंस को। ये वाला सेंटेंस जो है ये पास्ट सिंपल में है। एज मैनी कंट्रीज इन ईस्ट एशिया अचीव्ड हाई ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू पॉलिसीज। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ईस्ट एशिया में जब काफ़ी ये छोटी छोटी कंट्री थी, उन्होंने हाई ग्रोथ को अचीव कर लिया और गरीबी को हटा दिया, ठीक है। उससे पहले ही पॉलिसी शिफ्ट का जो विचार है वो आ चुका था, उससे पहले ही पॉलिसी शिफ्ट का विचार जो है वो आ चुका था। तो यहाँ पर आप बोलेंगे द नीड फॉर ए पॉलिसी शिफ्ट हैड बिकम एविडेंट, क्योंकि यहाँ पर अर्लियर वर्ड आ रहा है ना, तो अर्लियर का मतलब है कि ये घटना पहले हो चुकी थी। ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये घटना पहले हो चुकी थी, इसके बाद ये वाला घटना हुआ है, ये वाला पार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, द नीड फॉर ए पॉलिसी शिफ्ट हैड बिकम एविडेंट, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिटवीन 1991 एंड 2016 a record 138 million Indians were raised above the poverty line, and the journey is poised to become faster after 2016 in view of the current pace of growth. करेंट जो पेस है, करेंट हमारी जो वृद्धि दर है, उसको यदि हम देखें तो हमारा जो गरीबी हटाने का जो दर होगी वो इससे भी ज़्यादा होगी। ये जो रिकॉर्ड 138 बिलियन इंडियंस को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया 1991 और 2016 के बीच में, वो 2016 के बाद उससे भी ज़्यादा तेज़ी आएगी उसमें, जिस तरीके से अभी करेंट पेस ऑफ ग्रोथ चल रही है उसको देखते हुए। तो ये सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर इसमें गलती है। इसमें लिखा हुआ है राइज्ड, ठीक है, और एक होता है रेज, RAISE, एक होता है रेज और एक होता है राइज। राइज का मतलब है अपने आप उठना और रेज का मतलब है उठाना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी चीज को उठाना। तो यहां पर सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इतने व्यक्तियों को, 138 मिलियन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। उठे नहीं वो गरीबी रेखा से, उनको ऊपर उठाया गया पॉलिसीज लाकर, और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज, अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाकर उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो उठे नहीं अपने आप। तो इसीलिए यहां पर राइज्ड की जगह आप लगाएंगे रेज्ड, RAISED, और यहां पर आपका आंसर होगा बी। इस तरह के सेंटेंस राइज के, रेज के बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर आप करके रखिए, राइज और रेज। और इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है राइज और रेज का जो अंतर है उसको समझने में, तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए, मैं उसको आपको आंसर दूंगा, और उस आंसर्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो सिंपल है, राइज का मतलब है उठना और रेज का मतलब है उठाना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे स्कूल्स में हम बोलते हैं या कहीं पर भी कोई मीटिंग होती है उसमें हम बोलते हैं रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर उठाओ। तो अपने हाथ उनको ऊपर उठाना है, हाथ अपने आप ऊपर नहीं जाएंगे, उनको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेज योर हैंड्स। राइज योर हैंड्स गलत है, राइज योर हैंड एक्सप्रेशन पूरी तरीके से गलत है। सेंटेंस नंबर 15 देखिए। द मोमेंटम ऑफ दीज रिफॉर्म्स हेल्प इंडिया ज्वाइन द क्लब ऑफ फ्यू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज आफ्टर 2005। मतलब ये जो रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, और ये रिफॉर्म्स का जो मोमेंटम आया, इसने इंडिया की हेल्प की कि इंडिया ज्वाइन कर ले एक क्लब को जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। जैसे G20 में आ गया है अब इंडिया, ग्रुप 20, जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है। तो ये इसका इस सेंटेंस का मतलब है। लेकिन जब भी इस तरह के सेंटेंस आपके क्वेश्चन में आए, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तो बड़े ध्यान से उस सेंटेंस को देखिए और बड़े ध्यान से उस सेंटेंस को सही करने की आप कोशिश करिए। देखिए इसमें क्या है, फ्यू जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और आ फ्यू जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। फ्यू आता है नंबर के लिए और लिटिल आता है क्वांटिटी के लिए, लेकिन यहां पर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो फ्यू तो सही है, मतलब फ्यू की जगह लिटिल नहीं आएगा, लेकिन फ्यू और ए फ्यू में से कुछ आ सकता है यहां पर। तो देखिए फ्यू का तो मतलब होगा कि ना के बराबर,
फ्यू का मतलब होता है नियर जीरो, मतलब फ्यू का मतलब जीरो नहीं होता, लेकिन फ्यू का मतलब होता है नियर जीरो, जीरो के पास। और जीरो के पास कौन सी फिगर आती है? जीरो के पास आती है फिगर एक। तो फ्यू का मतलब होता है एक, 100 में से एक, और ए फ्यू का मतलब होता है 100 में से 10। ये आप समझिए, फ्यू का मतलब और ए फ्यू का मतलब दोनों का ही बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फ्यू का मतलब होता है 100 में से एक, और ए फ्यू का मतलब होता है 100 में से 10। ठीक है, तो यहाँ पर उसने, इंडिया ने क्लब ज्वाइन किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का। तो उस क्लब में जो मेंबर्स होंगे वो एक से तो ज़्यादा होंगे, एक से तो क्लब बनेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा ए फ्यू। ठीक है, ए फ्यू लगाने से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, और इसमें आंसर आपका जो होगा वो होगा सी। दा फ्यू अलग होता है, दा फ्यू का यूज अलग होता है। दा फ्यू का मतलब है कि जितने भी सेंटेंस में है या कोई भी जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो पूरे के पूरे उसमें इफेक्टिव हैं। तो ए फ्यू, दा फ्यू और फ्यू, इन तीनों में अंतर है और अलग तरीके से ये यूज होते हैं। दा फ्यू का थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, द फ्यू सजेशंस ही गेव मी वो वेरी इफेक्टिव। मतलब उसने, द फ्यू सजेशंस ही गेव मी वो वेरी इफेक्टिव, उसने मुझे कुछ सजेशंस दिए। सजेशंस ज़्यादा नहीं थे, सजेशन 4 या 5 थे, लेकिन सारे के सारे सजेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। ठीक है, तो दा फ्यू का मतलब होता है सारे के सारे। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है निगेटिव, और ए फ्यू का मतलब होता है सम, थोड़े ज्यादा। तो यहां पर आप लगाएंगे ए फ्यू और उस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 16 देखिए, व्हाइल सम बिलीव दैट टैक्स विल हैव ए डेफिनेट इंपैक्ट ऑन कर्विंग द अनहैप्पी ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, अदर्स फील दैट द टैक्स इम्पोज विल नॉट मेक अ डिफरेंस। देखिए ये सेंटेंस शायद अभी केरला में फैट टैक्स लगाया गया है सॉरी, जो फैट टैक्स लगाया गया है कि लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और हेल्दी फूड कम खाते हैं और उससे मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए केरला गवर्नमेंट ने अभी एक वो लगाया है फैट टैक्स। तो ये उसके बारे में है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। While some believe that the tax will have a definite impact on curbing the unhealthy eating habits of people, others feel that the tax imposed will not make a difference. मतलब कुछ लोग ये फील करते हैं कि जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है उसको कर्ब करने में, उसको कम करने में मदद मिलेगी इस टैक्स से, लेकिन कुछ को लगता है कि इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो लोग जंक फूड खाते हैं वो खाते रहेंगे और उनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज नहीं होंगी। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है, लेकिन इसमें गलती कहां पर है? इसमें गलती यहां पर थोड़ी सी हो सकती है। अदर्स फील दैट द टैक्स इम्पोजिशन विल नॉट मेक अ डिफरेंस। यहां पर मैं नाउन फॉर्म लगाऊंगा, वर्ब फॉर्म नहीं लगाऊंगा, यहां पर मैं नाउन फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर ये जो बिल है, बिल से पहले आप क्या लगाएंगे? बिल से पहले आप नाउन ही तो लगाएंगे। जैसे राम विल नॉट गो देयर, तो विल से पहले क्या लगाया? मैंने राम लगाया, और राम क्या है? नाउन। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप विल से पहले आप नाउन लगाएंगे, और इम्पोज का जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा इम्पोजिशन, इम्पोज नहीं, इम्पोज वर्ब है। तो उस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर होगा आपका सी। चलिए लास्ट 4 सेंटेंस देखते हैं। 20 सेंटेंस मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, और ये 20 सेंटेंस 200 सेंटेंस के बराबर हैं। ये इसलिए 200 सेंटेंस के बराबर हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और इनको यदि आप पढ़ते हैं तो आपका सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट और फिलअप्स, ये सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने का मतलब है कि आप 4 या 5 वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए, द रिसेंटली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेज 14.5% टैक्स इज एम्ड एट मेकिंग पीपल मोर कॉन्शियस अबाउट फूड चॉइसेस एंड कर्ब ओबेसिटी। कितना अच्छा सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस में गलती निकालना बहुत मुश्किल है यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ग्रामेटिकली आप स्ट्रांग नहीं है। देखिए यहां तक सेंटेंस पढ़िए, द रिसेंटली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेज, मतलब अभी हाल ही में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो कहती है
कि 14.5% टैक्स जो लगाया है उसका एम क्या है, इज एम्ड एट एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। एम्ड एट के बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, ये सही है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी वर्ब आएगी जो एंड से जुड़ी हुई है वो भी आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, मेकिंग पीपुल मोर कॉन्शियस अबाउट फूड चॉइसेस एंड, यहाँ पर ये एंड लगा हुआ है और एंड के बाद ये जो कर्बिंग है ये भी आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि एंड के द्वारा हम दो इक्वल एलिमेंट को जोड़ते हैं, एंड के द्वारा दो बराबर की चीज़ों को हम जोड़ते हैं। तो इसलिए चूंकि एंड से पहले मेकिंग है, आईएनजी फॉर्म है, इसलिए यहां पर मैं बोलूंगा कर्बिंग, और उस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका होगा डी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस मे हेल्प इन रिवर्सिंग द ट्रेंड ऑफ फास्ट फूड कंजम्पशन एमंग पीपल इन मेट्रोज irrespective of the lifestyle and personal choice seems to matter more to people। इसका मतलब ये है कि फैट टैक्स जो आप लगाएंगे उससे एक ट्रेंड जो है फूड कंजम्पशन का वो रिवर्स हो सकता है। इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्स में हेल्प इन रिवर्सिंग द ट्रेंड ऑफ फास्ट फूड कंजम्पशन अमंग पीपल इन मेट्रोज irrespective of the lifestyle and personal choice seems to मैटर मोर टू पीपल। मतलब इस सच्चाई के बावजूद कि लोग पर्सनल चॉइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लाइफ स्टाइल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पर्टिकुलरली मेट्रोज में, उसके बावजूद भी अगर हायर टैक्स लगाया जाए जंक फूड पर तो उससे जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल और पर्सनल चॉइस। तो ये नाउन आपकी कैसी हुई, ये नाउन आपकी हुई प्लूरल, ये नाउन आपकी हुई प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर जो नाउन आएगी वो आएगी प्लूरल, और ये है सिंगुलर, सीम्स लिखा हुआ है ये, तो सीम्स की जगह यहाँ मैं लगाऊंगा सीम, क्योंकि नाउन जो है वो यहाँ प्लूरल है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। 19 सेंटेंस देखिए। लेविंग टैक्सेस ऑन हाई कैलोरी फूड आइटम्स एंड ड्रिंक्स इज वन वे टू रेन ऑन कंजम्पशन। मतलब क्या है इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब है कि जो हाई कैलोरी फूड आइटम है जैसे जंक फूड, उस पर यदि हम टैक्स लगा देते हैं, और ड्रिंक्स उस पर हम टैक्स लगा देते हैं, तो कंजम्पशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, कंजम्पशन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ये जो रेन वर्ड आया है REIN, इसका मतलब है लगाम लगाना, अंकुश लगाना, लेकिन जो फ्रेज होता है वो होता है रेन इन। ठीक है, रेन इन होता है, ये रेन ऑन गलत है, रेन इन यहां पर आप लिखेंगे तब ये सेंटेंस आपका सही होगा, और इसका आंसर है आपका डी। बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज अ 13.5% वैल्यू एडेड टैक्स ऑन वेरियस फूड आइटम्स एंड स्नैक्स टू मेक अप टू द लॉस स्टेमिंग फ्रॉम ए बैन ऑन लिकर सेल्स फ्रॉम अप्रैल 2016। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है उसने लिकर सेल पे रोक लगा दी कि अब शराब नहीं बेची जाएगी पूरे बिहार में। अब शराब नहीं बेची जाएगी तो उससे गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता था उसका तो नुकसान होगा ना। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उस गवर्नमेंट ने 13.5% टैक्स फूड आइटम्स पर लगा दिया ताकि उस नुकसान की भरपाई हो सके। ठीक है, उसको कवर करने के लिए। तो भरपाई करने के लिए जो फ्रेज है वो है मेकअप फॉर, मेकअप टू नहीं, मेकअप फॉर बोलते हैं हम उसको, मेकअप फॉर मतलब किसी चीज की किसी चीज से भरपाई कर देना, उसको हम बोलते हैं मेकअप फॉर। तो इस तरीके से ये गलत सेंटेंस सही हो जाएगा और इसमें आपका आंसर होगा बी। तो इस तरीके से मैंने इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिए हैं इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये बेहद काम का साबित होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और डेफिनेटली आपको ये यूजफुल लगा होगा। तो यदि आपको ये यूजफुल लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसा पता पड़ेगा कि आपको ये अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या इसमें क्या फर्दर रेक्टिफिकेशंस चाहते हैं। तो कमेंट जरूर करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइए। अच्छा लगा है तो लिख के बताइए, और अगर बेकार लगा है या कुछ रेक्टिफिकेशन चाहते हैं
तो ज़रूर लिख के बताइए और मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है इस चैनल पर। आइए आप हमारे साथ जुड़िए और सक्सेसफुल होइए, क्योंकि सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है आज की सोसाइटी में। यदि आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो आप सोसाइटी में रह नहीं सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिस भी एग्ज़ाम में आप दे रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले और आप देश का और समाज का नाम रोशन करें। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, ये फेसबुक पर मैंने क्रिएट किया है। बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ रहे हैं, तो आप भी इसके साथ जुड़ जाइए। फेसबुक पर है ये इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये मेरे वीडियो का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारी लिंक्स मैंने दी हुई हैं और ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाके वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893719933, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और ये है मेरा ईमेल आईडी, इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।